Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is ISP Studio. I'm your host Shwebamid Mohol and I welcome you to another exciting episode of The Weekend Show. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे आज के शो का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है क्योंकि आज मुझे करनी है आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ऐसी बातें जो कि हमें किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे हमारा ये शो है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमें उसके थ्रू ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारी आज की जनरेशन के लिए, हम सब के लिए, कि वी शुड स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेसन। तो चलते हैं, अपने शो को स्टार्ट करते हैं। मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट है वो है पॉलिटिकल डिवाइड के ऊपर। देखिए जी, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन होना, बल्कि एक ओपिनियनेटेड पर्सन होना बहुत अच्छी बात होती है। एक ऐसा शख्स जिसका कोई ओपिनियन ही नहीं है, जिसकी कोई सोच ही नहीं है, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन अपना ओपिनियन होने में या अपनी प्रेफरेंस होने में किसी भी चीज़ के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बिकॉज़ अगर हम देखें तो ये जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं ये भी इंसान ही होते हैं। तो इंसान इम्परफेक्ट होता है, इंसान के अंदर कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ बुरी बातें होती हैं। और फिर हर इंसान की, जैसे आप लोगों की और मेरी, कुछ इस तरह के क्राइटेरियाज होते हैं कि जिनके ऊपर हम डिफरेंट लोगों को जज कर रहे होते हैं कि अच्छा यार, इस शख्स में अगर ये क्वालिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कहता है कि मेरी वैल्यू है कि एक जो बंदा है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, तो मैं उस शख्स को पसंद करूंगा। ऑन द अदर हैंड, अगर एक शख्स की वैल्यू है कि मैं चाहता हूं कि एक शख्स अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो इट इज़ टोटली फाइन, सबसे पहले कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को सपोर्ट करते हैं, और ओपिनियन अपना होना भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी चलती ही ऐसे है, लोगों की ओपिनियन से चलती है ना। जब हम वोट देने जाते हैं तो हर इंसान अपने ओपिनियन, अपनी जजमेंट के मुताबिक एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करता है। तो इसमें तो कोई मजायका नहीं है कि कोई किसी को भी फॉलो करता है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ द राइट। डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को राइट होता है कि वो किसको सपोर्ट करता है। लेकिन आजकल के हालात आप सब लोगों ने देखे होंगे हमारे कंट्री में। मैं आपको बताऊं कि हमारा कंट्री एक उससे पहले एक बहुत बड़े डिवाइड का शिकार है, और वो है रिलीजियस डिवाइड। हम रिलीजियसली इतने ज़्यादा डिवाइडेड हैं, अनफॉर्चुनेटली। उसकी रीज़न, बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। लोग कहते हैं कि उलमा मिसगाइड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा जी, हमें सही गाइड नहीं किया गया। हर इंसान ये समझता है कि मेरा जो बिलीव है वो बिल्कुल ठीक है और परफेक्ट है। और अगेन, एवरीबडी हैज़ द राइट टू हैव देयर ओन ओपिनियन, ओन एक्सपीरियंस, ओन नॉलेज। तो उसका हल तो ये है कि हमें खुद एजुकेटेड रहना चाहिए, अपने रिलीजन के बारे में खुद से पढ़ना चाहिए। कुरान शरीफ को हमें पढ़ना चाहिए तर्जुमे के साथ, और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और अहादीस और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको स्टडी करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो सकती हैं। जो रिलीजियस डिवाइड है वो भी एक इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला है हमारे कंट्री के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। तो दूसरा जो पॉलिटिकल जो डिवाइड है वो है पॉलिटिकल डिवाइड। और हमारे कंट्री के अंदर रिसेंटली, हमारे पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा वायलेंट किस्म की अप्रोच हमने देखी व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल डिवाइड। तो लोग ना सिर्फ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा उनके एंटी, जो दूसरी पार्टी से उनके बहुत ज़्यादा एंटी और उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो गए। और ना सिर्फ ये पॉलिटिकल डिवाइड का सोशल मीडिया में कमेंट्स के ऊपर या लिखने की हद तक या वीडियोज़ की हद तक है, बल्कि फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे क्लैशेस चल रहे होते हैं कि आप उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और आप इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। जो मेरा लीडर है उसने ये किया है, मेरा जो लीडर है उसने ये किया है, वो तो इस तरह का है, वो इस तरह का है। तो अलॉन्ग विद द लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, हम बहुत सारी इलॉजिकल या फिर इमोशनल एक्सप्लेनेशंस भी दे रहे होते हैं। हमारे बड़े और तरीके से, और हमारी जो यूथ है वो और तरीके से, जहाँ भी देखें बात हो रही होती है पॉलिटिकल डिवाइड के ऊपर, और बहुत सारी जगहों पे तो लड़ाई भी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मेचोरिटी तो ये है कि जब आप दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं और अपने ओपिनियन को स्टैंड करते हैं, ठीक है, और अपने ओपिनियन को रैशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से प्रूव करना जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्टिकुलर लीडर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके पास कोई लॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, कोई रैशनैलिटी नहीं है उसके बारे में, तो बेहतर है कि आप पॉलिटिक्स के बारे में बात ही ना करें। आपकी जो अपनी चॉइस है उसको आप अपने तक रखें। अगर हमने एक दूसरे से डिबेट करनी है, आर्ग्यू करना है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हाउ टू आर्ग्यू विद रिस्पेक्ट।
हाउ टू आर्ग्यू रिस्पेक्टफुली, बिकॉज रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं उनके अपने ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ वेरी नेचुरल अमंग ह्यूमन बींग्स, लेकिन जो मेच्योर और सिविलाइज्ड लोग होते हैं उनको ये पता होता है कि मैंने रिस्पेक्टफुली किस तरीके से चीज़ों को आर्ग्यू करना चाहिए। और हमें ये सिखाना किसने है? सबसे पहले तो ये चीज़ घर से आती है, परवरिश से आती है। माँ बाप बताते हैं कि बेटा अगर आपने किसी से आर्ग्यू करना है, अगर अपना इफ़ यू वांट टू मेक योर पॉइंट, यू नीड टू कीप द एस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट फर्स्ट। और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ टीचर्स को बताना चाहिए कि बेटा आप आर्ग्यू कर सकते हैं, यू हैव द फ्रीडम, यू हैव द राइट, यू कैन हैव योर ओपिनियन, लेकिन जब आपने आर्ग्यू करना है किसी चीज़ के साथ, किसी भी इंसान के साथ, तो आपने रैशनली, लॉजिकली करना है और रिस्पेक्टफुली करना है। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि वी शुड लर्न हाउ टू आर्ग्यू रिस्पेक्टफुली। हमें अगर कोई किसी और शख्स को, किसी और शख्स की बात बहुत इलॉजिकल लग रही है, हमें लगता है कि यार जाहिलों वाली बात कर रहा है वो बंदा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वी शुड लीव दैट पर्सन अलोन, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता है। इर्रेशनल बहस से और बहस मुबासे से और इलॉजिकल डिस्कशन से उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। तो जब किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं निकल रहा तो हम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर? क्यों उस शख्स को हम झंझोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं तुम जो है ना मेरे ओपिनियन के ऊपर आओ? हाँ, अगर आपके पास कुछ रैशनल है तो उसको रिस्पेक्टफुली अगर आप कहते हैं, अगर आप एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को, तो दैट इज़ वेरी गुड। लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उनको आप ज़रूर एजुकेट करें, एंड देयर आर चांसेस कि हो सकता है कि उसके बाद वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएं, शायद आपके सामने माने ना, लेकिन सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अच्छा यार बात तो उसकी ठीक थी। तो दिस शुड बी द द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया कि हमने रिस्पेक्टफुली किस तरीके से आर्ग्यू करना है। लेकिन मेरा जो असल पॉइंट है वो ये है कि हम इस सारे केओस के अंदर, पॉलिटिकल केओस के अंदर, अच्छा फॉर एग्जांपल कोई बंदा इमरान खान के जाने पे दुखी है और कुछ लोग नवाज शरीफ की हुकूमत आने पे बहुत ज़्यादा, शहबाज शरीफ की हुकूमत आने पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, एंड देयर आर पीपल हु सपोर्ट पीपी, तो बहुत सारे पॉलिटिकल डिवाइड हैं। लेकिन इस सारे केओस में हम एक चीज़ भूल गए हैं और वो है नेशनलिज्म, वो है बीइंग अ पाकिस्तानी फर्स्ट। Yes, I can support PTI, I can support PP, I can support Noon League, but क्या हम भूल गए हैं कि सबसे पहले I am a Pakistani, and not only me, you and all of us, not only the Muslims, but हमारी जितनी भी minorities हैं, जितने भी लोग जो दूसरे faiths के हैं, हम सब लोग under the same roof हैं, और वो roof है पाकिस्तान। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि हम इतनी ज़्यादा बहस करके, लड़के एक दूसरे से, इलॉजिकल लॉजिकल आर्ग्यू कर करके हम एक चीज़ भूल गए हैं, और वो ये कि पाकिस्तान शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। देखें, किसी भी कंट्री को अगर आपने नाकाम करना हो या उसके अंदर आपने कोई भी केओस पैदा करना हो, तो सबसे अच्छा जो टूल है वो रिलीजन है, और जो दूसरा टूल है वो पॉलिटिकल डिवाइड है। अगर हम रिलीजियसली और पॉलिटिकली डिवाइड होकर रह जाएंगे, मिसाल के तौर पे अगेन आपको ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम डिवाइड हो जाएं तो हमारी जो ताकत है, जो पावर है, वो बिल्कुल लूज हो जाती है। तो जब तक हम डिवाइडेड रहेंगे, वी डू नॉट हैव द पावर, और जब तक हम अपने ओपिनियन रखें, चाहे वो हमारे रिलीजियस फेथ से रिलेटेड हों, चाहे वो पॉलिटिकल हमारे डिफरेंसेस हों, लेकिन हम एक पाकिस्तान के लिए यकजा खड़े हों, और दूसरी बात पाकिस्तान फोर्सेस के लिए यकजा खड़े हों। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं एंड पीपल हैव देयर ओपिनियंस, लेकिन जब ओपिनियंस आपके गलत ओपिनियंस पब्लिक प्लेस पे आना शुरू हो जाते हैं तो वो लोगों का माइंड वॉश स्टार्ट हो जाता है। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, वो ये कि पाकिस्तान फोर्सेस के बारे में जो लोग अगेंस्ट बात करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करना इट्स टोटली फाइन, लेकिन उनके जो एंटी लोग बोलना शुरू कर देते हैं, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों का भी माइंड वॉश करने लग जाते हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो मेजर पर्पस है कि हमारी सिक्योरिटी और नेशनल डिफेंस, वो किसके हाथ में है? वो हमारी फोर्सेस के हाथ में है, हमारी आर्मी के हाथ में है। तो देयर इज़ नो पॉइंट, मैं समझता ही नहीं हूँ कि हमें उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज या उनके एंटी हम हो ही नहीं सकते, बिकॉज अगर हम रात को सुकून से सोते हैं तो वो सिर्फ हमारी फोर्सेस की वजह से सोते हैं। यकीन माने हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे कंट्री को, हमारे सिटी को, हमारे घर को, चाहे वो आर्मी हो
हो, चाहे वो पुलिस हो या जितनी भी फोर्सेस हैं, कितना खतरा होता है दिन रात, लेकिन हाँ, अगर हम सुकून से सोते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी ज़िंदगी के मामलात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, रात को सब लोग अपने घर जाके सोते हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ इसलिए है कि हमारी फोर्सेस जो हैं दे आर डूइंग देयर जॉब। आई एम नॉट सेइंग दैट एनी डिपार्टमेंट इज़ परफेक्ट, बट वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में अपनी जॉब से भी बढ़ के काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो सवाल पैदा नहीं होता कि हम अपनी फोर्सेस के ख़िलाफ़ कोई बात सुने भी, करना तो बहुत दूर की बात है कि हम अपनी फोर्सेस के ख़िलाफ़ बात सुननी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान को सबसे पहले रखें, और जहां पाकिस्तान की बात आए वहां पे हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया। देखें, सोशल मीडिया के ऊपर आजकल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने कंट्री को। अगर ट्विटर के किसी ट्रेंड के ऊपर आपने कमेंट किया है, कोई पोस्ट लिखी है, तो मैं तो बहुत कॉन्शियस होता हूँ कि अगर मेरी कोई पोस्ट, कोई भी अगर एक बंदा जो कि पाकिस्तान से नहीं है, कोई भी अगर वो पढ़ ले, तो वो क्या सोचेगा कि पाकिस्तान के लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं अपने ही कंट्री के बारे में। लोग हंसते हैं कि देखें, ये तो आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, तो इनको क्या जरूरत है किसी भी वॉर की इनके ऊपर करने की या इनको कमजोर करने की, ये तो आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो यस, वी शुड हैव आवर ओपिनियंस, लेकिन हमें एक व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, हमें वहाँ पे यूनाइटेड रहना है, और हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके बारे में पॉजिटिव मैसेज पहुँचाना है, और जितने भी लोग एंटी हैं इस चीज़ के, जो भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, हमें उनको नाकाम करना है, हमें उनकी बात नहीं सुननी है, हमें उनको वहीं पे एक शटअप कॉल देनी है कि नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई थिंक दिस फोर्सेस आर द रीज़न कि हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारते हैं। वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं, वो ना सिर्फ खुद अपनी सोच चेंज करें कि यस, पाकिस्तान इज़ फर्स्ट एंड पाकिस्तान फोर्सेस, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि आगे भी अगर माएँ सुन रही हैं तो अपने बच्चों, पेरेंट्स सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को बताएं, अगर कोई यंगस्टर्स सुन रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताएं कि this is very important to keep Pakistan first and respect the forces, because हम इन्हीं की वजह से अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जाऊंगा और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी यू आफ्टर द ब्रेक। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस पर बातें मन की होंगी उन लोगों के साथ जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिफर से स्टार्ट किया और बहुत कम अरसा में एक गैर मामूली तरक्की करके अपना नाम बनाया। उनसे जानेंगे उनका ये सफर कैसा है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 3 में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आज कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, और इस तरह की बात के जो कि हमें करनी चाहिए। वी शुड यूज़ आवर प्लेटफॉर्म्स फॉर द पॉजिटिव चेंज इन पाकिस्तान। और जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैंने 3 बातें आप लोगों से करनी थी, पहले मैंने कर ली पॉलिटिकल डिवाइड के बारे में, अब जो दूसरी बात है वो है क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, चाहे मेरा पर्सनल सोशल मीडिया हो या फिर मेरा ये प्लेटफॉर्म जो द वीकेंड शो का प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, और मैं दोबारा इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, बिकॉज इसके ऊपर जितना भी हम इसके ऊपर जितना भी जोर डालें वो कम है। रिसेंटली हमारी जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट कंट्रोल है, शेरी रहमान, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ जो है हमारी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है वो है वाटर क्राइसिस। और इसमें कोई शक नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2025 में, जो कि बहुत दूर नहीं है, हमें लगता है कि अच्छा जी ये तो फ्यूचर की बात है, नहीं, ये बहुत दूर नहीं है,
पाकिस्तान के अंदर जो पानी है वाटर क्राइसिस आ सकते हैं। और यकीन माने मैं जब भी व्हेन आई एम टेकिंग शॉवर, व्हेन आई एम यूजिंग द वाटर, कभी वज़ू कर रहा हूँ या फिर हम पीने का पानी जो हम फ़िल्टर से भरने जाते हैं या फिर हमारे घरों में आता है, मेरे जहन में हमेशा एक बात होती है कि ये जो पानी है ये अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, जो साफ़ पीने का पानी है ये अनलिमिटेड नहीं है, हमें इसको बचा के रखना है। अगर हम नहा रहे हैं तो हमें जब यूज़ नहीं करें हम उसको टैप को क्लोज़ करना है, जब हम ब्रश करें हमें टैप को क्लोज़ करना है। जो क्योंकि इंसान को जब कोई चीज़ फ्री आ रही होती है ना, इंसान को पता नहीं होता। देखें, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि अच्छा जी ये पैसे दिए और चीज़ ली, तो उसका हम बड़ा ख्याल करते हैं। बुक्स भी ऐसी होती है ना, अगर आप महंगी बुक लेते हैं ना तो आप उसको पढ़ते भी हैं, उसका वैल्यू करते हैं उसको। इसी तरीके से आप कोई चीज़ खाने की है, आप उसको प्रॉपर फिनिश करते हैं। कोई भी कपड़ा होता है आप महंगा लेते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको पहनते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसकी एक वैल्यू होती है। लेकिन जो चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली आ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, इसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जो पानी है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं जितने भी, तो हमें उसकी उतनी ज़्यादा कदर नहीं है। उसकी कदर हमें तब होती है खुदा ना खास्ता जब वो स्केर्स होती हैं, जब वो लिमिटेड हो जाती हैं, जब हमें अभी तो हमारे घरों में पानी आ रहा है या फिल्टर्स प्लांटेशन से हम पानी ले लेते हैं, लेकिन जब ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा पीने का पानी खुदा ना खास्ता या फिर नहाने का, कपड़े धोने का, जितने भी हमारे घर में सफाई का, तो जब ये स्केर्स हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, और जब हम सोचेंगे कि यार आज मुझे नहाना चाहिए, वैसे तो कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि मुझे नहाना चाहिए नहीं नहाना चाहिए, जोक्स अपार्ट, जब हम सोचेंगे कि अच्छा मुझे कितना पानी यूज़ करना चाहिए कि पानी ख़त्म ना हो जाए, अभी तो हम नहीं सोचते। वी आर फॉर्चुनेट इनफ, हम लकी लोग हैं, हम ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे पानी होता है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पीने का पानी बहुत सारे किलोमीटर्स पे जो लोग हैं वो रोज़ ट्रैवल करते हैं पैदल, वो घड़ों में और इन चीज़ों में पानी भर के लाते हैं। तो हमें तो कदर ही नहीं है पानी की, तो कदर होनी चाहिए। हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि पानी एक दिन ख़त्म हो सकता है, स्केर्स हो सकता है, कम हो सकता है। ये जो हम शॉवर खोल के जो है ना घंटों हम नहाते हैं या फिर जो भी हम ब्रश कर रहे हैं और हमारी टैप्स ओपन है, बर्तन धुल रहे हैं तो मासी ने टूटी खोली हुई है और बर्तन धुल रहे हैं जब नहीं भी ज़रूरत पानी की, तो ये हमें तब इसका अंदाज़ा होगा जब पानी नहीं होगा। तो दूसरी जो बात है वो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि क्लाइमेट चेंज मैं थोड़ा सा आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। क्लाइमेट चेंज का जो सबसे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होती कैसे है, मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ, दोबारा बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर बना देती है, हमारे ग्लोब के ऊपर एक लेयर बना देती है गैस की, जिसकी वजह से सूरज की जो गर्मी है वो ज़मीन पे आती है, लेकिन उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वापस नहीं जा सकती। तो आप सोचें कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़, मैं आपको एक और बात शेयर करता जाऊं कि इस टाइम जो कि मई का मंथ है, इस टाइम दुनिया में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पाकिस्तान और इंडिया में है। और कुछ दिनों पहले दुनिया इस ज़मीन पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो पाकिस्तान के सिटी जैकबाबाद में नोट किया गया। तो एक तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वी आर लिविंग इन द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ किसी एक कंट्री या बड़े सगीर की बात नहीं कर रहा या किसी कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा, हम दुनिया के सबसे हॉटेस्ट रीजन में रह रहे हैं। ठीक है, तो एक तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और दूसरी बात यह कि हमें पता होना चाहिए कि ये होता कैसे। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सूरज की रोशनी अंदर आती है, हीट अंदर आती है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती, तो वो एक आग का गोला बनती जा रही है हमारी ज़मीन। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउसेज गैसेज होती क्या है, कौन सी गैसेज हैं जो कि हम ज़मीन से इनको भेजते हैं और वो लेयर बन जाती है, तो उसके अंदर है कार्बन। अब कार्बन कहाँ से आता है? कार्बन आता है ऑयल से, यानी पेट्रोल से। जब ये हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, जब हमारी फैक्ट्रीज चलती हैं, जितनी भी चीज़ों से कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये ऊपर जाके एक लेयर बनाती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसके अलावा एक बहुत जो कि बहुत कम लोगों को पता है, फ्लोरिनेटेड गैसेज कई हज़ार गुना इस दुनिया को वार्म कर रही हैं जितना कि कार्बन कर रहा है। कार्बन तो कर ही रहा है और हमें कार्बन एमिशन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। आजकल दुनिया में बात होती है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की, बड़ी बड़ी कंपनीज बात करती हैं कि वी आर गोइंग ग्रीन और हमें कार्बन को एलिमिनेट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। कुछ अमेरिका के कुछ स्टेट्स के अंदर इसको 70% तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर इसके ऊपर एक्शन की ज़रूरत है कि ओवरऑल दुनिया जब अपने कार्बन की एमिशन को कम करेगी तब दुनिया थोड़ी सी ठंडी होगी और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कम होगा। तो कार्बन सबसे बड़ा, और कार्बन किस चीज़ से आता है? पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जब हम यूज़ करते हैं तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कार्बन होता है। तो वो जब वो कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है, अब आप देखें गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, फैक्ट्रीज के अंदर कार्बन जल रहा है हर जगह पे, चाहे हमने हीट करना है किसी जगह को, चाहे हमने वार्म करना है किसी जगह को। मैं तो ये बात कहता होता हूँ कि ये जो एसी इस टाइम चल रहा है हमारे स्टूडियो के अंदर, इतना बड़ा एसी चल रहा है, एवरी ब्लो ऑफ दिस कोल्ड एयर
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग ग्लोब, हमारी ये जो अर्थ है इसको वार्म करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो हम एसीओ में बैठ जाते हैं, एक तो वी आर फॉर्चुनेट ऑफ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, लेकिन एसीओ में जो हम बैठ जाते हैं कि अच्छा जी बाहर चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, हम तो एसी में बैठे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का बेशक शुक्र है। लेकिन ये जो एसी चल रहा है, जितनी देर ये चल रहा है, ये आपकी बाहर वाली दुनिया को उतना ही ज़्यादा गर्म कर रहा है। वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट दैट, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि कार्बन और फ्लोरिनेटेड गैसेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और तीसरी बात ये कि हमारा जितना भी हमने दरख्तों को गिराया है, उसको यूज़ किया है, मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से अलाउ कर दिया लोगों को फ्रीली दरख्त काटने के ऊपर। क्यों इम्पोज नहीं की ये शर्त कि जो एक दरख्त काटे वो 2 दरख्त और लगाए, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, यस, हमें इंडिविजुअल तौर पे, मुझे सोशल मीडिया पे किसी ने कहा कि आपके घर में कितने दरख्त हैं या आपने कितने दरख्त लगाए हैं, ठीक है। हम इंडिविजुअली तौर पे हम कोशिश कर सकते हैं, वी कैन मेक अ डिफरेंस डेफिनेटली, एंड वी शुड। और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कनेक्ट मी ऑन सोशल मीडिया, और ताकि हम मिलके एक कैंपेन स्टार्ट कर सकें ट्री प्लांटेशन की। लेकिन बड़े लेवल पे ज़रूरत है एक ट्री प्लांटेशन की, जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने KPK में किया भी। दरख्तों की सुनामी एक लगाई, जिसकी वजह से क्लाइमेट के ऊपर, उस रीजन के क्लाइमेट के ऊपर फ़र्क भी पड़ा। तो बड़े लेवल पे ज़रूरत है कि गवर्नमेंट्स ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि अगर कोई एक दरख्त काटे तो 2 लगाए। और दूसरी बात कि कार्बन इमिशंस कम करें। कार्बन इमिशन कम कैसे हो सकती हैं कि अगर ये जो फ्यूल वाली हमारी गाड़ियां हैं ये रिप्लेस हो जाएं हमारी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके थ्रू, और जितने भी हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, या फिर हम फैक्ट्रीज़ के अंदर ईंधन जो है हमारा, वो अगर रिप्लेस हो जाए रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर, चाहे वो सोलर एनर्जी है या फिर हाइड्रो एनर्जी है, जो भी, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, लेकिन जो अल्टरनेटिव वेज हैं जब उनके ऊपर स्विच हो जाएंगे तो कार्बन की जो एमिशन है वो कम हो जाएगी। जब कार्बन की एमिशन कम हो जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा, और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा तो ये दुनिया दोबारा से ठंडा होना शुरू हो जाएगी। ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, खदशा है कि 50 से भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर होगा, और ऑलरेडी हम इसका देख रहे हैं, लोगों को हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, लोग बीमार हैं, और जो स्पेशली लोग जो बाहर काम करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम एसी में बैठा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, लेकिन जिन लोगों का काम ही बाहर है, धूप में खड़े होकर उन्होंने काम करना है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनके पास शायद कोई शेड भी नहीं है, तो उनको करना पड़ता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्लोबल वार्मिंग का क्राइसिस है, ये फ्यूचर के लिए नहीं है, ये अभी इस टाइम फेस कर रहे हैं। अगर हमने ड्रास्टिक स्टेप्स ना लिए इसको कम करने के, तो ये हम नॉन एग्जिस्ट हो जाएंगे इस दुनिया, इस रीजन में रहना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इसीलिए मैं बात करता हूँ, और मैं बार बार बात करता हूँ, और मैं बार बार बात करता रहूँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से जितना कुछ भी हो सकता है मैं वो करूँ। आपको भी चाहिए कि आप लोग मिलके कुछ अगर कर सकते हैं तो करें, और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हम ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, बड़े दुनिया, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा जो कार्बन इमिशंस हैं सबसे ज़्यादा अमेरिका, चाइना और इंडिया से आते हैं। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर हम, जापान से आते हैं, ठीक है, इन कंट्रीज़ के ऊपर हम प्रेशर डालें कि अपनी कार्बन एमिशन को कम करें, और अल्टरनेटिव एनर्जी के जो वेज हैं उनके ऊपर काम करें, ताकि हमारी दुनिया थोड़ी सी ठंडी हो। देखें, करते ये हैं, और जो भरते हैं वो हमारे जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अपने कम्युनिटी में रहते हुए हमें जो कुछ कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, एंड वी शुड यूज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया, द पावर ऑफ ट्विटर एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू पुट प्रेशर ऑन दिस कंट्रीज एंड टू पुट प्रेशर ऑन द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम, और जितनी भी बॉडीज़ बनी हुई हैं कि यू नीड टू कट द कार्बन एमिशन एंड यू नीड टू कट द फ्लोरिनेटेड गैस एमिशन, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जीज़, चाहे वो सोलर है, हाइड्रो है, या एटॉमिक है, उनके ऊपर हमें आना चाहिए, या इलेक्ट्रिक है, उनके ऊपर हमें आना चाहिए। एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट आवर प्लैनेट, क्योंकि कोविड तो हम भूल जाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर हमारे ऊपर क्लाइमेट चेंज के जो ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर फ्लड्स आ सकते हैं, कोई भी जो रीजन है वो हो सकता है इनहैबिटेबल हो जाए, रहने के काबिल ही ना रहे। तो ये हमारा सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है इस टाइम, वो क्लाइमेट चेंज है, एंड वी शुड थिंक अबाउट इट, एंड वी शुड डू व्हाटएवर वी कैन डू। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे वीकेंड शो का फॉर्मेट थोड़ा सा हमने चेंज किया है। क्यों? क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। सबसे पहले हमने बात की पॉलिटिकल डिवाइड के बारे में, पाकिस्तान फर्स्ट, और उसके बाद हमने बात की ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। वो भी मैं इसको डिले नहीं कर सकता था इस टॉपिक को, कि मैं कल भी अगर इसको रिकॉर्ड करूँ तो मुझे आज करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी अर्जेंट क्राइसिस। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कि अगेन इट इज़ अ क्राइसिस, उसके बारे में मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। आप सब लोग इंट्रोड्यूस होंगे उस टॉपिक से, बिकॉज फॉर्चुनेटली वी हैव स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन, वी हैव स्टार्टेड टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज़ के ऊपर एक सीरीज़ करें और हम एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उसके ऊपर बात करें। द टॉपिक इज़ मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ के बारे में हम बहुत सारी पोस्ट भी शेयर करते हैं, हम बहुत बात भी कर लेते हैं। अब हमारे घरों में भी बात होने लगी है कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि येस, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी बिलीव कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने लिखा कि फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मैंने दूसरा क्वेश्चन डाला कि आप में से कितने लोग हैं जो जब उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, फॉर एग्जांपल जब हमारी फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है, खुदा ना खास्ता कोई चोट लगती है, तो हम फ़ौरन से दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जब उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है वो किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं? तो अनफॉर्चुनेटली जो रेशो थी, लोग इसको इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन जो रेशो थी कि हम जाते हैं वो बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी। और मुझे लगता है कि जितने लोगों ने येस बोला उन्होंने झूठ ही बोला होगा। बहुत कम रेशो है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं, ज़ाहिर है लोगों से मिलते हैं, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपर्ट से हेल्प लेते हैं। तो आज मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग, और सबसे पहले तो इस स्टिग्मा को हमें ख़त्म करना है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना, यानी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना, उसका ये मतलब है कि मैं कहीं पागल हो गया हूँ। ठीक है, और ये मैं सीरियसली आपको, मैंने अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में इस तरह के इश्यूज़ देखे हैं, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। और मैंने अपनी सोसाइटी में ये चीज़ देखी है कि अगर इफ़ दैट पर्सन, इफ़ समबडी इज़ करेजियस इनफ कि वो चला जाता है किसी साइकेट्रिस्ट के पास, तो उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है कि देखो ये तो पागल हो गया, ये तो पागल हो गई है, इसका तो इलाज हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये बात तब नहीं कहते कि अच्छा यार इसकी तो टांग टूट गई है, देखो ये इलाज करा रही है, तो उसको तो बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ को अभी भी, yes we know about mental health a little, हमें थोड़ा सा पता है इसके बारे में, yes we have started to talk about it, लेकिन अभी भी अगर मैं सोचूं, अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे अंदर भी, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम भी अभी तक ये समझते हैं कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है दैट आई हैव सम मेंटल इशू और प्रॉब्लम है मुझे, वो तो होता ही है, लेकिन हमें बुरा लगता है कि सोसाइटी मुझे जज करेगी, या मुझे लोग क्या समझेंगे, हम छुप के जाते हैं, या फिर हम बताते नहीं किसी को, या फिर जाते हैं। ठीक है, तो मेरा जो लास्ट मैसेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, वो ये कि सबसे पहले तो ये स्टिग्मा हमें ख़त्म करना है। ख़त्म किसको करना है? मुझे और आपको करना है। अगर हमारे ख़ानदान में किस तरह से समझता है, सबसे पहले तो वी शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में वी शुड स्टॉप थिंकिंग। मेरी मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो आई नीड टू गो टू साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो थेरेपी के थ्रू आपकी हेल्प करता है, जो बात करके टेक्निक से आपकी हेल्प करता है, और साइकेट्रिस्ट वो होता है जो कि मेडिकेशन को भी साथ में इस्तेमाल करता है। तो ये दोनों चीज़ें कभी कभी आपको ज़रूरत होती हैं। तो मिसाल के तौर पे आपको कोई चोट लगी है, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने पट्टी नहीं की, आपने दवाई यूज़ नहीं की, तो ऐसा होता है ना कि वो चोट मज़ीद ख़राब होती है, और ख़राब होती होती इतनी ख़राब हो जाती है कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट है वो हो सकता है यूज़लेस हो जाए। तो इसी तरीके से मेंटल हेल्थ को जब हम ट्रीट नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस बताती है कि जब आप मेंटल हेल्थ को ट्रीट नहीं करते तो व्हाट डज इट लीड टू? इट लीड्स टू हार्ट इश्यूज़, इट लीड्स टू ब्रेन इश्यूज़, आपको ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक्स, इसी तरीके से आपको डायबिटीज़, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि सिर्फ स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ ख़राब होने की वजह से आपको हो जाती हैं अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। तो मेरा आज का मैसेज है कि मेरे भाइयों और बहनों और बच्चों और बड़ों, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी लगता है कि मुझे कोई मेंटल इशू है, या फिर मेरे किसी बहन भाई को मेंटल इशू है, तो सबसे पहले उनको कहें कि यू नीड टू गो। अगर आप उनको ख्याल करते हैं, अगर आप उनसे प्यार करते हैं, तो आप डेफिनेटली उनको कहेंगे कि आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा जी हम कहाँ से ढूंढें, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया, यू कैन ईमेल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन सोशल मीडिया, आई विल प्रोवाइड यू गुड साइकोलॉजिस्ट एंड गुड साइकेट्रिस्ट। लेकिन खुदा का वास्ता
आहिस्ता स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अपनी मेंटल हेल्थ का भी उसी तरीके से ख्याल रखा करें जैसे हम अपनी फिजिकल का, वैसे तो फिजिकल का भी हम ख्याल नहीं करते, ना अपनी नींद का ना खाने का। उसके ऊपर मैं किसी और एक्सपर्ट को बुलाऊंगा क्योंकि मेरी बात तो आपने माननी नहीं है, तो मैं एक्सपर्ट को बुला के आपको ये बात उनसे कहलवाऊंगा कि हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का किस तरीके से ख्याल करना चाहिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है द वीकेंड शो, इसके थ्रू हम इस तरह की बातें करें और इस तरह के टॉपिक्स पे बात करें जिससे हमारी थोड़ी सी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। येस, वी कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइव्स, येस वी कैन मेक आवर लाइव्स अ लिटिल बेटर। इसी मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आई एम शुभमित मोहल। मैं मिलूंगा आपको द वीकेंड शो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।